हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। وعليكم السلام. हेलो जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। चलिए, लास्ट टाइम हमने जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया था। वो सॉरी, हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारा जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, विच इज़ आल्सो रिलेटेड टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में है ना उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को m of x, y dx प्लस n of x, y dy इक्वल टू 0। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हेलो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो इस तरह मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की, m of x, y dx एंड n of x, y dy इक्वल टू 0। तो हमने लास्ट टाइम देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कब होती थी, जब जो है पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल हो जाता था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हम कहते थे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सर तो ये आप आवाज अगर बहुत स्लो है आपकी सर, सही से समझ नहीं। कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले हमने एग्जैक्ट पढ़ा था। एग्जैक्ट के अंदर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने ये देखा था
कि जो कब जो गिवन इक्वेशन है, ये जैसे ये गिवन इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट कब होगी, जब m का विद रिस्पेक्ट टू हम y डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव, और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो फिर हम कहते थे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद अब जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो आप ऐसा करें, ये लिख लें जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप उस हिसाब से जो है वो सुन लीजिएगा, और लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अ फैक्टर, द फैक्टर विच इज मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई विद m of x comma y and n of x comma y forms, ठीक है, forms forms integrating factor, forms differential equation is called integrating factor। ऐसा फैक्टर कि जो आपका m और n के साथ जब मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली इक्वेशन में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा फैक्टर, द फैक्टर विच इज मल्टीप्लाई विद m of x comma y and n of x comma y forms differential equation, बनाता है एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट फैक्टर। कोई ऐसा फैक्टर होगा, ठीक है, उससे जो इक्वेशन बनेगी वो इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगी। अच्छा जी, अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, पहला रूल देखते हैं हम अपने पास। पहला रूल ये होता है कि इफ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बनेगा, जो इससे मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है कि ये जो इक्वेशन को किस में चेंज कर देता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देता है चेंज, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो कि आप m और n से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद दोबारा इसकी वो चेक करें एग्जैक्टनेस, कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो अगर एग्जैक्ट होगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आपने सबसे पहले ये करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो आपने लिए होंगे ना, जैसे मैं आपको लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग है आपने एग्जैक्ट निकालने के लिए, देखिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन को चेक करेंगे, पहले वो सेपरेबल है या नहीं है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, होमोजीनियस है या नहीं है, फिर और आगे बढ़ेंगे, रेड्यूसेबल है नहीं है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि एग्जैक्ट भी नहीं है तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने आपके पास एग्जैक्ट का तो निकला हुआ होगा, ये आपके पास एग्जैक्ट से निकला हुआ होगा ना, ये आपको एग्जैक्ट तो चेक करेंगे ही, तो वहाँ से ये आपके पास मौजूद होगा, विच इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है जी, एम वाई के, ठीक है। और एन एक्स किसके बराबर होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद
फर्स्ट रूल ये कहता है कि इन दोनों को आप जो है सेपरेट करवाएं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई रखें, फिर माइनस करवाएं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिवाइडेड बाय से जो बाद वाला हो उसको विदाउट डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि इस एन से आपने इसको डिवाइड कर देना है। इक्वल्स टू जवाब में क्या आना चाहिए, पी ऑफ एक्स ओनली। ओनली है, ओनली का मतलब होता है जो आपके पास फंक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों फंक्शन, ये एन जो है वो किस किस इसमें क्या क्या हो सकता था, एक्स भी हो सकता था, वाई भी हो सकता था। एन में क्या हो सकता था, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आंसर आएगा, ये जो भी आपने ये जो सेपरेट करके डिवाइड किया है एन से, इसके बाद जो भी आंसर आना चाहिए शुड बी पी ऑफ एक्स ओनली। ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। अगर ओनली ऑफ एक्शन ओनली ऑफ फंक्शन एक्स आएगा, फिर आपने क्या करना है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो वो बजाय इसके लिखने के मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा। आई फोर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, आई फोर इंटीग्रेटिंग एफ फॉर फैक्टर। इंटीग्रेटिंग बराबर होता है फर्स्ट रूल के लिए, जो ऊपर रूल है, इस फर्स्ट रूल के लिए वो बराबर होगा यहाँ से जो भी पी ऑफ एक्स आएगा, जो ऑलरेडी डिज़ाइन होता है, वो ई की पावर इंटीग्रल, और ये जो पी ऑफ एक्स आया इसको लिख देंगे कब, कि जब सिर्फ पी ऑफ एक्स आई डी एक्स। तो ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फर्स्ट रूल के लिए। लेकिन ये भी यही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जब ये आ जाएगा तो इसका कोई आंसर आएगा, कोई आंसर आएगा ना, जैसे भी आंसर आ गया बॉक्स, ये एक फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने क्या करना है, जो अपनी एक इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोबारा उससे नए m और नया n आएगा, नया m और नया n आएगा। नए m और n को आपने क्या करना है, फिर अगेन उसकी एग्जैक्ट मालूम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, और n का जो है विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है। वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आएंगे तो इसका मतलब है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, कंफर्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या है, फिर दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर वो, दूसरा रूल कब तक चेक करेंगे, दूसरा रूल जब चेक करेंगे कि ये जो जवाब है, ठीक है, अगर ये जवाब जो है वो पी नहीं आता, ठीक है, जवाब में ना आंसर के अंदर जो क्या है वो एक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वाई भी आ जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा फंक्शन आता है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हों, तो इसका मतलब है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर सेकेंड रूल पे जाएंगे, वो ये है। तो सेकंड रूल पे क्या क्या चेक करेंगे, अगेन आपने सबसे पहले एग्जैक्ट तो चेक किया वही होगा, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स जो है वो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूंगा एम वाई और एम एक्स, ठीक है। तो उस एम वाई, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एम वाई को ये कहते हैं और एम एक्स को ये कहते हैं, ठीक है। फिर आपको अब उल्टा चेक करना है, पहले एम एक्स रखना है, फिर माइनस एम वाई करना है, फिर जो बाद वाला है ना वो डेरिवेटिव के बगैर नीचे जो है ना डिवाइड करवा देंगे, इक्वल्स टू, इसका जो जवाब आना चाहिए शुड बी क्यू ऑफ वाई। क्या आना चाहिए, क्यू ऑफ वाई ओनली, ठीक है। ओनली फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, इसका जो जवाब है वो ओनली फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है। जैसे ओनली ऑफ फंक्शन ऊपर एक्स आया था, इस तरह यहाँ पे ओनली ऑफ फंक्शन वाई आना चाहिए। जब वाई आएगा तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे इसका लिखा था। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस काम आता है, आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ ऊपर जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है
उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि फिर आप एग्जैक्ट चेक करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा, एग्जैक्ट हुई भी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल q ऑफ y dy, तो ये यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, इसको मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, फिर आप इसको जो है वो जो है ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब निकालेंगे, जब ये जो आप इसको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करवाने के बाद जो फंक्शन आएगा वो ओनली ऑफ y आएगा ना, तो फिर आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। तो जो भी जवाब आएगा उसको आप मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि m और n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसका एग्जैक्ट चेक करेंगे, यानी कि m y और n तो दोनों बराबर आ रहे होंगे, और वो बराबर आने की वजह यही है कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वजह से होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि अगर ये आपके पास एक अगेन तीसरा रूल ये कहता है, ये सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल हैं, ठीक है। वो दोनों रूल जो थे जहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था उसको आपको मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता था। ठीक है, मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर वो एग्जैक्ट में, फिर उसके बाद एग्जैक्ट चेक करनी पड़ेगी और फिर एग्जैक्ट का सोल्यूशन लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। यानी कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये काम करता है कि इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता है। फिर उसका सोल्यूशन हम जानते हैं कैसे निकलता है, हमने पहले उसका सोल्यूशन निकाला हुआ भी है। ठीक है, अच्छा जी। अब वो तीसरा रूल ये कहता है, यहाँ से एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, इफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इज होमोजीनियस, अगर तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.9.3 में ले देखा था। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। अब होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो दो तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वो होमोजीनियस वाले तरीके से जिसके अंदर आप लेट करवाते हो टू वी एक्स, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले तरीके से होगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकल आएगा। वो कैसे? सबसे पहले आप एग्जैक्ट चेक, सबसे पहले आप हम हर इक्वेशन की पहले सेपरेबल देखेंगे कि है कि नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हो जाएगा और एक वो तरीके से हो जाएगा पुराने वाले से। तो फिर इसके लिए ये करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/x m प्लस वाई एन। ठीक है, ये m और n वही हैं जो इक्वेशन में होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, उसके साथ m के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, n के साथ y मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये पूरी इक्वेशन को हो जाएगी एग्जैक्ट में चेंज। उसको चेक करने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, कैसे पता चलेगा? आप वहाँ पे मालूम करेंगे एम वाई और एन एक्स वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चौथा रूल क्या है, इफ दोबारा ये इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें। अब ये कौन सी फॉर्म है, यानी कि इस m में से हो सकता है इस m के अंदर एम एम ऑफ एक्स वाई, एन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना।
हो सकता है इसकी तमाम टर्म, बहुत सारी टर्म हो इसके अंदर, एन के अंदर एक्स वाई फंक्शन के साथ, तो उसके अंदर जो है मे बी वी टेक वाई कॉमन आउटसाइड फ्रॉम ऑल टर्म्स ऑफ वाई, और मे बी वी टेक एक्स फ्रॉम ऑल टर्म्स ऑफ एन। इन तमाम में से अगर हम y बाहर निकाल लें और n की तमाम टर्म में से हम अगर x बाहर निकाल लें, तो जो बाकी फंक्शन बचेगा उसको हम कह देंगे f ऑफ x कॉमा वाई एंड g ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये अगर m चाहिए तो m जाने के लिए इससे बड़ा आसान सा तरीका है कि इस y को इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा m आ जाएगा, और अगर इस x को इस g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा n आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसी को तोड़ के बनाए हैं। ठीक है, अगर तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि m में से y कॉमन ले लें और n में से x कॉमन ले लें, क्या है आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो इस फॉर्म में इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये यूज होगा, ये देन वी यूज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, फर्क ये है कि यहाँ पर ये था कि एक्स एन प्लस वाई एन था, यहाँ पे एक्स एन माइनस वाई आना जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये थर्ड रूल था, सही है, ओ फोर्थ रूल था। ये अब इसके ऊपर जो डिपेंडेबल सवाल हैं वो हम देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 इस तरह ये करते करते 20 तक। तो ये एक्सरसाइज है एस एम यूसुफ से ली गई है 9.5, और इसको हमने सॉल्व करना है, सिवाय क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से नहीं होगा, इसके अलग फार्मूले हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर जो है हम सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन सा करना चाहिए। चलें पहले थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्यूशन में लिया, और ये सवाल है थर्ड वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स एम डी वाई इक्वल टू 0। अब ये अब आपने सबसे पहले देखना है ये सेपरेबल है, क्या ये अलग हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब ये सेपरेबल नहीं है। क्या ये होमोजीनियस है, नहीं जी ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि इसमें से टी जो है वो कॉमन बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा जी, इसके बाद ये रेड्यूसेबल है, नहीं जी इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और लीनियर पावर नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये एग्जैक्ट चेक करने के लिए जी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एम वाई और एन एक्स ये दोनों बराबर आने चाहिए। हमने क्या किया, इस m को विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये दोनों ज़ीरो हो गए, और इस y का क्या जवाब आ गया -1। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपने जो है वो इसका चेक किया, इस x का, यानी कि n का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों दूसरे के बराबर नहीं है, एक -1 है और एक 1 है, तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर मैं कहाँ से चेक करूँगा, फिर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आऊँगा। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आऊँगा, ये क्या है, फिर वो पहला रूल लगाऊंगा। पहला रूल क्या कहता है, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू, अब एम वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ से देख ली, हमने निकाल के रखी, पहले माइनस में लिख ली, फिर फार्मूले का माइनस आया बीच में, और एन एक्स की वैल्यू क्या थी 1, वो हमने लिख दी। एन खुद क्या था
हमें भी यहाँ से पता चल गया एक्स था, एक्स लिख दिया। ये माइनस वन कितना हो गया, -2/x। अब देखें ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन ओनली ऑफ एक्स है, इसमें के कोई भी वाई नहीं है, क्योंकि वाई मौजूद नहीं है आंसर में। ठीक है, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि ये पी ऑफ एक्स है। जब हमें पता चल गया ये पी ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे, फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल। यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे, मैं वो लिख देता हूँ, जो यहाँ आएगा, जो फार्मूला होता है आपके पास एक्चुअल, वो क्या होता है, जो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, बीच में आएगा, यानी कि वो ये होगा इंटीग्रल पी ऑफ एक्स जी और डी एक्स। ठीक है, इस पी ऑफ एक्स की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लिख ली -2/x, -2/x लिख लिया जी। ठीक है, तो फिर ये आया आपका पी ऑफ एक्स। फिर आपने इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लिया तो क्या किया, ये बाहर निकाल लिया, और 1/x का क्या होता है इंटीग्रल, ln x आ गया। फिर प्रॉपर्टी लगाई ln की, ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि a ln b, हम जानते हैं, विच इज इक्वल टू ln b पावर a। ठीक है जी, तो आपने फिर उसके बाद क्या किया, ये -2 का हम x के ऊपर पावर शिफ्ट कर दी हमने एज अ a। फिर क्या होगा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो ये कैंसिल होके बाद लिखने दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कैंसिल। ठीक है, ये ऐसे ही बस किया हुआ है, तो ये एक दूसरे को 1 बन देते हैं, तो जवाब में क्या आया, -2 पावर में अंदर x पावर -2, जिसको हमने इस तरह लिख दिया 1/x²। ठीक है, इस 1/x² को अब जो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया m और n से, बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जीरो से करेंगे ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियस है, तो जब इससे करेंगे तो ये x² कटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इससे करेंगे 1/x² तो 1/x आएगा, इससे करेंगे -y से तो x² आ जाएगा नीचे बाहर dx, और इस x से करेंगे तो 1/x आ जाएगा dy। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये, अब ये इक्वेशन आ गई तो ये अगेन n है, ये अगेन n है। ठीक है, तो फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको एग्जैक्ट चेक करेंगे, ये एग्जैक्ट है या नहीं। हाँ जी, अगेन चेक किया, एम वाई और एन एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एन वाई और एन एक्स कैसे है, ये एन था, ये वाई था, इसको हमने यहाँ चेक किया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। देखें ये था ना, तो इस एन एम का जो है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओ वाई जो है आपने वाई डेरिवेटिव लिया, तो वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और ये वाई का जब लेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है -1/x² हो गया। फिर 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा पावर
तो y -1 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। तो फिर आप जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस उतरेगा नीचे और -1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -2। तो फिर दोबारा उसको जब नीचे लाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो दोनों सेम आ गए। ठीक है जी, दोनों सेम आ गए। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं गेट बंद कर लूँ यार। वो असल में मैं ना शहर से बाहर आया हूँ तो इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे क्लास लेने में। तो यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, किसी का मेहमान हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आज मैं दोबारा ट्रेन में बैठ के आज बैठ जाऊँगा, इंशाल्लाह कल पहुँच जाऊँगा। तो इंशाल्लाह कल सही प्रॉपर क्लास होगी। आज ज़रा क्लास भी मैं जल्दी ऑफ कर दूँगा, बहरहाल 100 तो ऊपर टाइम जाएगा। 1 मिनट दे दें ज़रा, मुझे दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो ये देखें आपके सामने, ये my और nx आ गए थे, ये मल्टीप्लाई करवाया आपने, उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई कर सॉरी, दोनों सेम आ गए। दोनों सेम आने का मतलब है आप जो है आप एक जेड का फार्मूला लगाएंगे। तो एक जेड का फार्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्या करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में लिखते हैं कीपिंग वाई कांस्टेंट, है ना। एम को जो है वो यहाँ पर कीपिंग वाई कांस्टेंट लेते हैं। और एन के लिए क्या होता है, एन के लिए ये होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स। टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स।
और फिर ये dy इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद जो है कीपिंग वाई कांस्टेंट, और आपने जो है आपके पास जो इक्वेशन ये आई थी पिछली, ये जो थी, इसमें कह रहा है कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इसका इंटीग्रल लेना है। सही है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स इंटीग्रल लेंगे तो वन का क्या हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का क्या होगा, एल एन एक्स हो जाएगा, और ये वाई बाहर आ जाएगा ना, कीपिंग वाई कांस्टेंट लेना है। तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ये देखें, वन अपॉन एक्स आ गया और वाई एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अच्छा फिर रह गई इसकी बारी, एन की, क्योंकि एन के साथ भी आपने एन क्या था वो भी देख लें हम। एन क्या था, वन अपॉन एक्स था। तो वन अपॉन एक्स के बारे में हमने एन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि सॉल्यूशन में जो है टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स वाली टर्म नहीं लेनी, तो वन अपॉन एक्स आ रहा था एन के अंदर, एक ही था वो, तो लिहाजा हमने वो नहीं लेनी। तो वो पूरा क्या हो गया, एन जो है वो ज़ीरो हो गया, तो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, ज़ीरो का इंटीग्रल ज़ीरो होता है। ठीक है, इक्वल्स टू सी आ गया, तो डायरेक्ट जो है वो आपके पास आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट आपके पास आंसर ये आ गया। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर आप इसको जिस तरह चाहे मर्जी जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, ये इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, आगे मर्जी ये करें ना करें, वरना इतना भी इनफ है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। पहले मैंने 3 करवाया था, अब 1 करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इसका पूरा m है, और ये माइनस एक्स जो है वो इसका पूरा n है। तो m का आपने विद रिस्पेक्ट टू, पहले वही चेक करेंगे, ठीक है ना, सेपरेबल होमोजीनियस सारी चीज़ें चेक करेंगे, तो ये नहीं है। तो फिर आ गए फिर एग्जैक्ट चेक करेंगे, एग्जैक्ट चेक करने के लिए इस m का आपने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, और इस n का जो है वो x के रिस्पेक्ट से लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2xy, और ये y का हो जाएगा 1, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसी लिखा हुआ है सो द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है वो चेक करना है कि ये किसका फंक्शन है। ठीक है, रूल नंबर 1 चेक करो पहले। तो रूल नंबर 1 चेक करेंगे, एम ओ एम ये निकला पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एम वाई, ये पूरा उठा के इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, बीच में माइनस साइन है वो लिखा, और ये माइनस एन एक्स वाले से प्लस हो गया, तो +1 हो गया अपॉन एन, एन कितना था, एन था माइनस एक्स लिख लिया। इसके बाद इसको इससे ऐड करवाया, ये क्या हो गया, 2xy + 2 - 2। ठीक है जी, अब आप देखें इसमें से अगर कोई चीज़ x और y दोनों का फंक्शन आ गया और y कैंसिल नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है कि ये गलत लिखा हुआ है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू p ऑफ x।
पी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है क्योंकि बीच में वाई भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो पी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, बीच में वाई भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये तरीकाकार फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे दूसरे फार्मूले से। बेटा 1 मिनट ज़रा टाइम देना थोड़ा सा, मुझे फ़ोन कॉल आ। अच्छा जी, तो सॉरी डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। तो इसके बाद जो है ये पी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, सही है। तो फिर आप दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला आपके पास होता है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एन। इसका जवाब क्या आना चाहिए? शुड बी इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखते हैं कि एम एन एक्स जो है वो किसके बराबर था? -1 के -1 लिख लिया आपने। फिर क्या है? माइनस, फिर आपने माइनस लिखा है यहाँ पर, और इस एम वाई को लिख लिया। तो ये पहली वाली टर्म भी माइनस हो गई, दूसरी भी माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गया, 2xy माइनस का हो गया, और ये भी जो है 1 जो है वो भी -1 हो गया। नीचे क्या आएगा? नीचे आपके पास आ जाएगा m, और m ये पूरा था x वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपने यूँ लिख लिया, ठीक है। ये जो 2 था और 1 और 1 -1 था, इसको आपने -2 लिख लिया, और इस -2xy को ऐसे ही लिखा। इन नीचे वाले डिनोमिनेटर में से यू हैव टू टेक y outside the terms, और remaining terms are xy -1, ठीक है जी। Also we take from numerator -2 outside the
रिमेनिंग टर्म्स, तो ये दोनों बाहर ले लिए तो ये सेम हो गया ना फैक्टर्स, जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो सेम हो गए, एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जवाब में क्या आया, -2/y। ठीक है, -2/y आ गया। ये आपके पास आ गया किसका जवाब, इस चीज़ का जवाब, विच इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं विच इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया, सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ y आ गया। तो ओनली फंक्शन ऑफ y आता है इस रूल से, अगर फेल हो जाता तो और आगे बढ़ते। ठीक है, ये ओनली फंक्शन ऑफ y आ गया। अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे, इस देन में लिखेंगे देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो एस जिसमें जो है ओनली फंक्शन ऑफ y आया है जी, ये आया ई पावर इंटीग्रल, फिर आप यहाँ लिखेंगे q ऑफ y, q ऑफ y की फिर वैल्यू लिख लेंगे। तो q ऑफ y की वैल्यू लिखी आपने, वो क्या हो जाएगी, -2/y। तो -2/y लिख लिया आपने यहाँ पे, -2/y, -2 को बाहर ले देंगे तो 1/y का क्या हो जाएगा, ln y, जैसे ln x नीचे वाली में हुआ था, और -2 ऐसे ही रहा। फिर क्या होगा, आप ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस -2 को y के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ln और e जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जवाब में क्या आएगा आपके पास, है जी, जवाब में आपके पास आएगा e पावर -2, और वो e पावर -2 जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जी, 1/y²। अब आपने ये जो 1/y² है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इसका आप नाम रख दें a। ठीक है, इस a से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, है जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y² जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस यहाँ जीरो से जीरो हो जाएगा, और जब m से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y² को करेंगे तो ये y² को कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x, और 1/y को करेंगे 1/y² से तो नीचे प्लस, सिर्फ 1/y बच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शायद नज़र नहीं आ रहा लेकिन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा dx, फिर आएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, -x लिखा हुआ है, तो -x के साथ भी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x अपॉन, ये जाएगा y², dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका आपने दोबारा चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट दोबारा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, my मालूम करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 1/y का क्या हो जाएगा, है जी, 1/y का क्या हो जाएगा, -1/y², ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और nx क्या हो जाएगा आपके पास, x का सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कांस्टेंट क्या रह जाएगा, -1/y²। अब ये दोनों देखें सेम हो गए, -1/y², -1/y², दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुकी है। तो एग्जैक्ट का सोल्यूशन लगा दें, ठीक है ना, देन द सोल्यूशन इज
वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Then the solution is, हाँ जी, सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, आप यूँ लिखेंगे, m लिखेंगे पहले। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको याद होना चाहिए कि कीपिंग y कांस्टेंट होता है m के प्लस और m जिसमें लिखा होता है नॉट x, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉट कंटेनिंग x को, नॉट x। ठीक है, यहाँ पर dx आ जाएगा, इक्वल्स टू c आ जाएगा। ठीक है, अब इस m को लिखेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू पूरी लिखेंगे। इसकी वैल्यू पूरी क्या है जी, x प्लस y 1/y, याद रखना है कि y कांस्टेंट है m के लिए, और प्लस n। अच्छा जी, n के अंदर ये देखें, n के अंदर x मौजूद है ना, -x/y² x मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, n की जगह पे 0 आ जाएगा कि भाई, क्योंकि 0 आ रहा है, हमने लिखा था ना x नॉट कंटेनिंग, तो उसमें x आ रहा था इसलिए इसको हटा दिया, इक्वल्स टू c। अच्छा जी, ये इसका तो इंटीग्रल 0 हो गया, अब सिर्फ आपने इसका इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2, और ये जो y 1/y है, तो 1/y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, y को मैंने कहा था ना कीपिंग कांस्टेंट, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और y एज इट इज आ जाएगा एज अ कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल्स टू c। तो ये आपकी आ गई फाइनल required general solution of a given differential equation in which we apply second rule of integrating factor to make the differential equation exact. Then we apply the solution of exact and we get the final answer, which is called general solution of a given differential equation. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारे पास। तो बेटा ऐसा करते हैं यार, मैं बड़ा मुश्किल हो रही है यहाँ पे क्लास लेने में, तो यार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा, अगर टाइम पे पहुँच गया कल घर पे तो फिर वहाँ से आपकी क्लास लेंगे। तो माज़रत चाहता हूँ, आज क्लास को यहीं रोकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपकी अटेंडेंस लेना चाहूँगा, यहीं रहिएगा। अभी बस इतना ही रखते हैं। नमाज के बाद कंटिन्यू होगा? नहीं, नमाज के बाद कंटिन्यू नहीं होगा, बस मैं यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छा बता रहा हूँ ठीक। ना आपको जो मसला है, मैं कहीं और आया हुआ हूँ, शहर से बाहर आया हुआ हूँ काफ़ी दूर, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है लेने में, और ट्रेन में भी बैठना है, तो टाइम कम है मेरे पास, शॉर्ट टाइम है। ठीक है, ओके सर। इसके लिए माजरत। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ, एक मिनट। अच्छा जी, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है,
तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।